हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम वित्तीय प्रबंधन एवं योजना यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के पार्ट 3 लाए हैं, जो कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 12 है फॉर क्लास 11। तो चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, आपने भी अपनी लाइफ में घरेलू हिसाब किताब रखा होगा, यानी कि आपने घर में अपने हिसाब किताब रखा होगा। जैसे कि अगर आपकी बर्थडे पार्टी है या फैमिली में किसी की मैरिज है, उस टाइम पे शायद आपने हिसाब किताब रखा होगा। तो चलिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, गैर ज़रूरी वस्तुओं पर खर्च से बचत। तो सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, जब हम हिसाब किताब रखते हैं तो इससे क्या होता है, जो वस्तु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर हम क्या करते हैं, खर्च करने से बच जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हिसाब किताब रखने का। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, कौन सी वस्तु कब और किस भाव पर खरीदी गई थी। ये हमें पता चल जाता है किससे दोस्तों, हिसाब किताब रखने से। जैसे कि अगर समझ लीजिए आपका बर्थडे है और आपने कोई ड्रेस खरीदी है और आप जानना चाहते हैं कि ये ड्रेस मैंने कब खरीदी थी या फिर कितने रेट पे ख़रीदी थी, तो आपको, अगर आपने हिसाब किताब उसका बनाया होगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर किसी का और का बर्थडे है और आपने उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदे, या फिर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो फैमिली के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, उससे भी हमें क्या पता चल जाता है, वो चीज़ें हमने कब ख़रीदी थी और किस रेट में ख़रीदी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अगला प्रॉफिट है। तो हमारा थर्ड प्रॉफिट है हमारा, हिसाब किताब लिखने से आय और व्यय के बीच का अंतर हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिसाब किताब अगर आप रखोगे तो जितनी भी आपकी इनकम है दोस्तों और जितना भी आपने एक्सपेंड किया है उसमें आपको डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा जब आप हिसाब किताब रखोगे। तो इससे हमारी सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, इससे हमारे निकल के आ जाएगी सेविंग, कि हमने कितनी बचत की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट है। और अगला है दोस्तों, परिवार के पास धन शेष। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, जब हम घरेलू हिसाब किताब रखते हैं तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उस पर खर्च करने से हम बच जाते हैं। तो जब हम अगर बच जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो बचा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, जो परिवार है उसके पास क्या हो जाएगा, धन शेष रहेगा हमेशा। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस शेष धन का यूज़ हम ईजीली कर सकते हैं दोस्तों। अगला समझते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, उधार लेने की आदत पर रोक। जैसे कि अगर हम घरेलू हिसाब किताब रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, घरेलू हिसाब किताब से हमारी सेविंग भी होगी। जो हमारी सेविंग होगी तो अगर इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेविंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सेविंग होगी तो हम किसी से उधार नहीं मांगेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमें उधार लेने की आदत पर रोक लगा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट हमारा, मासिक व्यय जाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, घरेलू हिसाब किताब रखने से लास्ट जो हमारा लाभ है वो क्या होता है, हम मासिक व्यय जान सकते हैं। कोई व्यक्ति मासिक मतलब कि मंथ के अकॉर्डिंग हिसाब किताब रखता है, कोई पर ईयर के अकॉर्डिंग रखता है और कोई पर वीक के अकॉर्डिंग रखता है। ठीक है, तो सब अलग अलग रखते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आप अगर आप मंथ का रख रहे हैं तो आप मासिक व्यय जान सकते हैं, अगर आप हफ्ते का रख रहे हैं तो आप पर वीक का जान सकते हैं कि हमने कितना इस हफ्ते खर्च किया, या फिर कितना हमने इस महीने, या फिर कितना हमने इस साल में खर्च किया है। तो ये सारे थे दोस्तों घरेलू हिसाब किताब रखने के लाभ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, बचत से आप क्या समझते हैं। तो बचत से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसका फॉर्मूला बता दिया है, बचत का फॉर्मूला होता है आय माइनस में व्यय। मतलब कि जितने भी आपकी इनकम है और जितना भी आपने खर्च कर दिया, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचा वो हमारी क्या आ गई दोस्तों, हमारी बचत आ गई, मतलब कि हमारी सेविंग आ गई। ठीक है दोस्तों, तो बचत की हम डेफिनेशन समझते हैं। तो बचत की डेफिनेशन है, पारिवारिक आय का वह अंश जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परिवार की कुल आय में से बचाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए एक परिवार है, उसकी जितनी भी टोटल आय है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ अंश मतलब कि कुछ भाग जो है हम भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस मनी का यूज़ कर सकें। तो वो जो बचाया हुआ पार्ट है उसे ही हम क्या बोल देंगे दोस्तों, बचत बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बचत का क्या महत्व है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। तो बचत के बहुत से महत्व हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सब हेडिंग के रूप में बनाना है, उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति बचत के द्वारा हो जाती है। जैसे कि समय समय के साथ पारिवारिक आवश्यकताएं भी बदलती रहती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। जैसे अगर पहले छोटे थे तो आपकी जो नीड्स थी वो अलग थी, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो अब तो आपकी नीड्स अलग होती है, और जैसे कि आप और बड़े हो जाओगे उसके बाद आपकी नीड्स चेंज हो जाएगी। तो समय समय के बाद क्या होता है, जो परिवार है उसमें जितने भी लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है वो क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, विवाह के तुरंत बाद मनोरंजन तथा घूमने फिरने पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ वर्ष बाद वही दंपति अपने बच्चों की शिक्षा पर धन व्यय करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद क्या होता है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उन पे क्या करना पड़ता है, फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और उनकी शिक्षा पर धन व्यय करना स्टार्ट कर देते हैं। उच्च शिक्षा तथा बच्चों के विवाह आदि में भी बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। यह धन कब उपलब्ध हो सकता है दोस्तों, जब हम बचत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमने क्या समझा, पहला है हमारा बचत का पहला महत्व ये है हमारा दोस्तों कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो परिवार में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जा सकती है, इजीली बचत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मतलब कि किसी आकस्मिक दुर्घटना, जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या शारीरिक असमर्थता या फिर कोई बीमारी हो जाती है या बुढ़ापापन आ जाता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे क्या हो सकता है, ये हमें प्रॉब्लम में डाल देती है, मतलब कष्ट में डाल देती है। ठीक है, इसलिए जो परिवार या फिर व्यक्ति नियमित रूप से बचत करता है वह क्या कर सकता है, इस जो भी प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर वो उससे इजीली निकल सकता है। किसके द्वारा दोस्तों, बचत के द्वारा। क्योंकि अगर उसके पास पैसा होगा तो वो कहीं भी अपना इलाज इजीली करा सकेगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो उसके सामने बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा पैसा है वो कहाँ से आ सकता है दोस्तों, जो एक हमारा मेन सोर्स है वो हमारा बचत हो सकता है। अगला समझते हैं दोस्तों, अगला है हमारा मितव्ययता की आदत। तो बचत से क्या होता है दोस्तों, परिवार के सदस्यों से मितव्ययता की आदत पड़ जाती है। मतलब कि व्यय करने की कोई सीमा नहीं होती है। मितव्यय होने से मनुष्य सदा क्या होता है, संपन्न और निश्चिंत रहता है। मतलब कि मितव्ययता का मतलब यह होता है कि इतना व्यय, मतलब अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही व्यय करना, मतलब ज़्यादा व्यय ना करना। मतलब कि कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों पे भी खर्च कर देते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, बचत करनी चाहिए और अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए। हमेशा किसकी आदत डालनी चाहिए, हमें मितव्ययता की आदत डालनी चाहिए। तो अगला है दोस्तों उच्च जीवन स्तर। जैसे कि अगर आप हर महीने, हर वीक या फिर हर दिन अगर आप बचत करते हैं तो इससे क्या होगा, 1 या 2 साल में आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपका कुछ भी मन है, जैसे कि आप कार खरीदना चाहते हैं या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो आप उससे उन पैसों से क्या कर सकते हो, घर या फिर कार खरीद सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका उच्च जीवन स्तर होगा। यदि आपके पास घर नहीं है, अगर आप घर खरीदते हैं तो आप इससे क्या करोगे, इजीली सर्वाइव कर सकोगे और अच्छी लाइफ जियोगे। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक मतलब कि देखो, बचत की गई धनराशि से क्या होता है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अगर आपने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, मतलब बचत कर लिया, तो इससे आपके मन में क्या आएगा, आपको सिक्योर फील होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। इसी से क्या होगा, जो आपका मनोवैज्ञानिक स्तर है वो भी ऊँचा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। तो जैसा कि आपको पता ही है, कई बार क्या होता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है, कई बार बच्चे भी साथ नहीं देते और कई बार ऐसा भी होता है कि जॉब हम नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी हमारी बचत होती है हम उन्हीं को हमें खर्च करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो उस टाइम की स्थिति होती है वो ठीक हो जाती है। और अगर हम बचत नहीं करते तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा से ही बचत करते हुए चलना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों बचत से आय में वृद्धि। ये तो बहुत सिंपल है, आपको भी पता ही होगा। अगर आप बचत करेंगे तो जो आपकी इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आपकी जितनी भी इनकम है, आपने जितना खर्च कर दिया उसके बाद जो बचाया वो भी आपकी इनकम ही होगी। बचत तो होगी लेकिन वो भी आपकी आय ही होगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट है हमारा व्यय पर नियंत्रण। तो लास्ट है व्यय पर नियंत्रण, मतलब कि अगर आप बचत करोगे तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप खर्च कम करते हो। अगर आप बचत नहीं करते तो इसका मतलब कि आप खर्च ज़्यादा करते हो। तो जो बचत और हमारा व्यय है वो एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों
हमेशा आपको क्या करना चाहिए, बचत ज़रूर करनी चाहिए। 1 महीने की करो, चाहे 1 हफ्ते की करो, चाहे 1 दिन की करो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बहुत सारे प्रॉफिट बता दिए, तो आप इससे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निवेश से आप क्या समझते हैं। तो आय का वह भाग जो हम किसी योजना या किसी व्यावसायिक संस्था में लगाते हैं और जिस पर हमें ब्याज प्राप्त होता है, उसे ही हम विनियोग या फिर निवेश कहते हैं। तो निवेश के 2 नाम होते हैं, निवेश और विनियोग। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, निवेश या फिर विनियोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप विनियोग और निवेश दोनों ही सेम बात होती है। तो चलिए समझते हैं। मतलब कि इनकम का वह पार्ट जो भी हम किसी भी योजना या फिर किसी भी व्यवसाय पर लगा देते हैं और जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब कि ब्याज मिलती है हमें उससे, उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, निवेश बोल देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपने क्या करा, आपको एक अपनी फैक्ट्री खोलनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने उसके लिए क्या करा, बहुत सारी मशीनें खरीदी, बहुत सारी ज़मीनें खरीदी। ठीक है, और क्या करा, वहाँ पे अलग अलग श्रमिक लगा दिए, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग लेबर लगा दिए अलग अलग जगहों पे। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपने खर्च करा, पहले खर्च करने के बाद आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जो आपने खर्च करा उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसे ही क्या बोल देंगे दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो जाएगा निवेश का या फिर विनियोग का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 100% पूछा ही जाता है। तो ये है कि बचत एवं निवेश के कुछ विकल्प बताओ। मतलब कि जो बचत है और निवेश हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास डाकघर, डाकघर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बचत और निवेश कर सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा बैंक, बैंक भी एक एग्जाम्पल है बचत करने का या फिर निवेश करने का दोस्तों। अगला है हमारा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक संस्था है जो क्या करती है, बचत और निवेश में सहायता करती है। जो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी शुरुआत हमारे देश में कब हुई थी दोस्तों, 1963 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसके अंडर में काम करती है, आरबीआई के अंडर में काम करती है। आरबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस ट्रस्ट के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, निवेशकों की छोटी छोटी इकाई को एकत्रित करना और उन्हें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके प्रति आकर्षित करना। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र। इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना एक निश्चित आय निवेश योजना होती है जो कि क्या करती है, देश के किसी भी डाकघर से खरीदी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या करता है, किसी भी डाकघर से खरीदा जा सकता है। अगला है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम तो आपने सुना ही होगा ऐड वगैरह में। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये क्या करता है, अनेकों निवेशक अपना अपना धन निवेश करते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें अनलिमिटेड लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो धन है उसको निवेश इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा भविष्य निधि योजना। ठीक है, ये भी एक बचत एवं निवेश का विकल्प है। तो 7th हमारा चिट फंड। ठीक है दोस्तों, और हमारा 8th है जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा। 9th है हमारा दोस्तों पेंशन योजना, और जो लास्ट है हमारा वो है प्रधानमंत्री वय वंदे योजना, और ये सबसे न्यू है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में ये भी आता है कि जो सबसे न्यू बचत एवं निवेश का विकल्प है वो कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं इजीली वो प्रधानमंत्री वय वंदे वंदना योजना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बचत एवं निवेश के जो हमारे पास ऑप्शन थे उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बैंक। तो बैंक के लिए पूछ लिया जाता है कि बैंक जो है उसके बारे में बताओ, जैसे उसके कार्य क्या है, उसके लाभ क्या है और उसकी हानियाँ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कार्य क्या है। तो जनता का धन जमा करना। तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, खाता खोलता है और उसमें लोग क्या करते हैं, अपना धन जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जमा धनराशि की मांग होने पर चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से वापस करना। उसके बाद लोग क्या कर सकते हैं, अगर लोगों को ज़रूरत पड़ रही है तो जो उन्होंने जमा धनराशि है उनकी, जो मतलब पैसा उन्होंने जमा कराया है बैंक में, उन्हें वो चेक के माध्यम से या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से इजीली बैंक से निकलवा सकते हैं। और लास्ट है हमारा ब्याज कमाना। ठीक है दोस्तों, जो बैंक क्या करता है, बैंक का एक कार्य है कि वो क्या करता है, ब्याज कमाता है और साथ में लोगों को भी ब्याज देता है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू करता है, जैसे कि समझ लीजिए बैंक है हमारा, यहाँ आप पैसे जमा कराने गए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऋण लेने आते हैं। जब वो ऋण लेने आते हैं तो बैंक क्या करता है, उनसे ब्याज भी साथ में लेता है। ठीक है दोस्तों, और जितनी ब्याज वो उनसे लेता है उससे थोड़ी परसेंटेज में हमें दे देता है वो ब्याज। ठीक है, जो बाकी परसेंटेज के होते हैं वो उससे क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है दोस्तों, अगला समझते हैं लाभ।
लाभ है इससे, ये सुरक्षित है। बैंक में हमें सुरक्षित फील होता है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और बैंक से क्या होता है, लेन देन में भी आसानी होती है कि अगर कोई दूर है तो हम इजीली उसका पैसा उसके बैंक में डाल सकते हैं अगर किसी को भी ज़रूरत है। साथ में बैंक क्या करता है, एटीएम सुविधा भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 24 घंटे अपना पैसा निकाल सकते हैं। और अगला है दोस्तों ऋण देना। बैंक जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बहुत से लोगों को ऋण देता है आसान ब्याज पर, ठीक है दोस्तों। साथ में हमें ब्याज भी मिलती है बैंक से, ठीक है। और जो लास्ट है वो हमारा वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति। जैसे कि अगर आपका बैंक खाता है तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी सैलरी भी आ सकती है जिस पे जहाँ भी आप जॉब करते हैं, या फिर आपकी पेंशन भी आ सकती है डायरेक्टली, या फिर छात्रवृत्ति भी आ सकती है, मतलब कि स्कूलों में जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, ठीक है दोस्तों। इसकी हानियाँ क्या है, इसमें क्या होता है, कम ब्याज मिलती है बाकी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें अविश्वास भी होता है, जैसे कि बहुत सी जो बैंक प्रणाली है वो बहुत बार बंद हो जाती है, जिस वजह से लोगों के मन में क्या हो जाता है, अविश्वास भर जाता है बैंक को लेके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो मैंने 2 वीडियोज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले की जो इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए।